नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता हो, हम लोग जो करने वाले एसकेएम सेमेस्टर 2 सेशन जो है 24 से 28 है। तो हम लोग एमसीटीए के जो वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें कि टोटल हम लोगों ने जो 9 क्वेश्चन देखे थे, यानी कि 9 क्वेश्चन देखे थे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहे थे जो पूछे गए थे। और आज भी वही चीज़ करने वाले, यानी कि इस वीडियो में भी हम लोग टोटल जो है 10 क्वेश्चन करने वाले जो कि 1 मार्क्स के पहले जो पूछे गए थे 2 सेशन में, यानी कि 2023 से 27 और 2022 से 26। तो उसी के क्वेश्चन को हम लोग पहले ही चर्चा करेंगे। और एक वीडियो रहेगा ये एक मार्क वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले, यानी कि एमसीक्यू करने वाले, यूनिट वाइज भी या तो सभी के साथ में मिला के करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन मैंने और भी किया, यानी कि 2 क्वेश्चन किया था पिछले वीडियो में। और ये समझ लीजिए कि इस टाइप में तीसरा क्वेश्चन है और जो कि पूछा गया ही क्वेश्चन है, इसलिए 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखना। और जो भी स्टूडेंट अगर इंग्लिश से परेशान हो रहे तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पेपर अगर टोटल इंग्लिश में आ गया तो तब आप बच नहीं सकते। और हिंदी में आया तो आप कुछ मान के चलिए कर भी सकते, लेकिन अगर 2 साल से देखा जाए तो इंग्लिश में ही पेपर आ रहा है। तो अगर इस बार भी इंग्लिश में आ गया तो अच्छे से आप कर पाए, इसलिए अभी से आप तैयार कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी थोड़ी ना बता के गई है कि आपका हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में आएगा। हिंदी में आए तो आए, नहीं आए तो इंग्लिश में तो आना ज़रूरी है, यानी कि कंपलसरी इंग्लिश में आएगा। तो इसलिए आपको इंग्लिश को भी बेटर ढंग से करना है। इसलिए मैं सब में जो है इंग्लिश से ही बताऊँगा। ये मत सोचना कि मैं किसी में हिंदी से बताऊँगा। मैं आपको इंग्लिश से ही क्वेश्चन को कराऊँगा ताकि आप इंग्लिश से ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ 15a + 15b जो है बराबर है 45 के, देन द एवरेज ऑफ a एंड b इज़ 2, ट्रू और फॉल्स। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है 15a + 15b, इसका मतलब ये क्वेश्चन दिया गया 15a + 15b बराबर 45 दिया। और बाद में जो पूछा है एवरेज, यानी कि औसत पूछा है, ए और बी का औसत जो है 2 है, ट्रू या फॉल्स, यानी कि सही है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिया क्या है। तो जो चीज़ दिया है उसको सबसे पहले नोट करेंगे, जो कि दिया गया है 15a + 15b बराबर 45। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर 15 को दोनों से कॉमन ले लिया, 15 को बाहर किया तो यहाँ पर बच जाएगा a + b, और 15 यहाँ पर बाहर है और इधर 45 बराबर में दिया गया है। यहाँ पर देखिए इधर इनटू में है, लेफ्ट साइड में, अगर इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि इधर बचेगा a + b। और यहाँ पर देखिए 45 में डिवाइड चल जाएगा 15 से, यानी कि 15 से डिवाइड चल जाएगा तो 15 से 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 ऊपर इसलिए मैंने लिखा है। और a + b का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 3 आएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 9, यानी कि अब जो देख रहे हैं एवरेज ऑफ a एंड b। ठीक है, तो एवरेज को आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था एवरेज को जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि सभी ऑब्जर्वेशन के आपको सम करना है, यानी कि योग करना है। और नीचे होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि नीचे होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। तो यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन है, ए और बी, तो दोनों को जोड़ देंगे। ऊपर जो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि a + b हो जाएगा। और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ए 1 है और बी 2 है, यानी कि टोटल 2 आपका ऑब्जर्वेशन, इसलिए मैंने 2 लिखा है। और a + b का वैल्यू यहाँ पर देखिए 3 आया, तो 3/2 आ रहा है। तो यहाँ पर एवरेज कितना आ रहा है, 3/2। लेकिन क्वेश्चन बोला था क्या एवरेज 2 है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, इसलिए मैंने पर लिखा है फॉल्स। द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज़ 3/2, यानी कि अगर इसको सॉल्व करें पॉइंट में तो ये आएगा 1.5। तो ये इसका एवरेज है, लेकिन ना क्वेश्चन में दिया था 2 दिया था, लेकिन ये फॉल्स है। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 3/2, ये एवरेज निकलेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका त्रिज्या दिया गया है और वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि एरिया निकालना है। तो इसके पहले हम लोगों ने जो बात किया था वृत्त की परिधि, यानी कि पेरीमीटर और सरकमफेरेंस, जो दोनों को एक ही चीज़ कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में पेरीमीटर भी कहते हैं, सरकमफेरेंस भी कहते हैं। तो उसके रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लेकर, 1 या 2 क्वेश्चन शायद किए थे पिछले वीडियो में। और ये जो आपका एरिया से रिलेटेड, यानी कि क्षेत्रफल से रिलेटेड है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि त्रिज्या आपका रेडियस हो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप जानते हैं वी नो एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², ये फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल का। और r के जगह हम लोग क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे, यानी कि जो 5 सेंटीमीटर जो त्रिज्या दिया गया वही चीज़ें रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैंने लिखा है गिवन r बराबर कितना है, यानी कि त्रिज्या जो है रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। वही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है नो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा π/r²। आर के जगह यहाँ पर मैंने 5 रख दिया। और 5 को जैसे कि 5 पे स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं 5 × 5। वही चीज़ मैंने यहाँ पर अलग से किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, तो इसको 5 को मैंने अलग कर लिया और ये जगह पाई आ गया, यानी कि 5 × 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पर π में तो 25 पाई आ जाएगा आपका। ठीक है, और पाई का हम लोग वैल्यू पुट करें इसमें 3.14, यानी कि 3.14 इसमें पुट कर रहे हैं पाई का वैल्यू।
और कई कई बार जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग बात की तो वहाँ पर 22/7 रखे थे, यहाँ पर लिखेंगे 3.14 और इसको यहाँ पर 25 पाई के जगह पे यानी कि 25 पाई है और पाई के जगह रखेंगे हम लोग 3.14 और इसको आप गुना करेंगे तो 78.5 और ये एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, तो इसलिए आपका जो इकाई जो होगा, यूनिट जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और 78.5 ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह आप जो है एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। ऐसा एग्जाम में अगर रेडियस के रिलेटेड आएगा हो सकता है आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए या फिर आपसे 5 सेंटीमीटर रेडियस दे के आपसे पूछा जाए 10 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया जाए या फिर इसके जगह कुछ और वैल्यू रख दिया जाए। तो इस तरह जो क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेनिटी इज इक्वल टू 1 यस और नो, यानी कि सर्टेनिटी का जो प्रोबेबिलिटी होता है कितना होता है, 1 होता है, 1 के बराबर होता है, हाँ या ना आपको जवाब में देना है, यस और नो में। तो समझिए पहले सर्टेनिटी होता क्या है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होता है हिंदी में प्रायिकता, सर्टेनिटी होता है कि समझे एक आपके पास एक थैला है। ठीक है, एक थैला आपने उसमें जो है लाल गेंदें भरी। ठीक है, कौन सा गेंद, लाल गेंद सब में भरी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए अगर अगर कोई भी आप बॉल निकालेंगे तो कौन सा बॉल आएगा, रेड आएगा। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा तो रेड बॉल की प्रायिकता क्या होगी, अगर इस थैले से अगर रेड बॉल निकाला जाए तो सब जितने भी गेंद है उसमें जितने भी गेंद है तो वो टोटल जो है रेड है, तो ये प्रायिकता हो जाएगी, यानी कि रेड ही आ जाएगा, यानी कि जिसका जो सर्टेनिटी होगा तो वो 1 के इक्वल होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो है 1 ही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यस होगा, यस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेनिटी इज इक्वल टू 1, ये आपका 1 हो जाएगा, यानी कि पक्का हो कि वो घटना जो 100% सही हो, वही चीज़ होता है सर्टेनिटी, और कुछ नहीं है। आपको याद रखना है, वैल्यू आपको याद रखना है। यहाँ पर हो सकता है कोई एमसीक्यू अगर पूछे दे 1 के जगह ऑप्शन दे दे, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 4 दे दे, 5 दे दे, 8 दे दे, ये 4 ऑप्शन दे दिया, यहाँ से पूछ दिया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेनिटी इज, यहीं पर छोड़ दिया, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, आपको 4 ऑप्शन दे दिया, ए में 1 दे दिया, बी में 2 दे दिया, सी में 5 दे दिया और डी में 8 दे दिया। तो आप जानेंगे तब ना कि सर्टेनिटी क्या, प्रोबेबिलिटी कितना होता है, सर्टेनिटी 1 होता है, तो ऑप्शन ए आप टिक करेंगे। तो इस तरह आप इसको बना सकते हो और इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो इसलिए ये क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन करना आप लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं इसको एम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 कंजिक्यूटिव नंबर का जो अर्थमेटिक मीन निकाला था, यानी कि एम निकाला था, और यहाँ पर पूछा गया है 4 कंजिक्यूटिव नंबर का। तो उसी तरह हम लोग मानेंगे जिस तरह पिछले वीडियो में था, लेट द 4 कंजिक्यूटिव नंबर भी एक्स, x+1, x+2, x+3। तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था वो 5 कंजिक्यूटिव नंबर था, इसलिए हमने पिछले में x+4 भी रखा था, लेकिन यहाँ पर 4 बोल रहा है तो एक ये आ गया आपका, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। तो यहाँ पर ये 4 आपके कंजिक्यूटिव नंबर कंप्लीट हो रहे थे, ये आपका हो गया। इसके बाद अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला से भी रिलेटेड एमसीक्यू आ सकते हैं, फॉर्मूला पूछ दे। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या आता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर कितने ऑब्जर्वेशन है, तो एक्स एक हो गया, x+1 2, x+3 3 और x+3, ये टोटल जो 4 ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के जगह यहाँ पर 4 रखेंगे नीचे में और ऊपर में इनका योग रखेंगे, यानी कि सम रखेंगे, सबको जोड़ के रखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है हेयर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो कितना हो जाएगा, x+1 प्लस देंगे x+2 प्लस x+3। इसके बाद ब्रैकेट को हटाएंगे, सबको अलग अलग करेंगे, देखिए x यहाँ पर अलग अलग हो गया। फिर x वाले टर्म को एक साथ ऐड करेंगे, जैसे कि इसमें कितना x है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, और यहाँ पर इसको जोड़ेंगे जो 1 2 3 और 3 3 6, यानी कि 4x + 6, ये आपका आ जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसके बाद है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ऊपर मैंने काउंट किया कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, तो टोटल 4 है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4। इसके बाद एम यानी कि अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितना आया, 4x + 6 यहाँ रख दिया, नीचे जो 4 है। इसके बाद ऊपर वाले टर्म्स मैंने 4 को कॉमन लिया, ठीक है, 4x + 6 है तो 4 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा आपका x ही बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो 4 है नहीं, तो कॉमन कैसे लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग मन में करेंगे क्या, 6 को जो है 4 से गुना और 4 से भाग करेंगे, ठीक, और 4 को ऊपर वाले को बाहर निकाल देंगे, यानी कि कॉमन निकाल देंगे, तो बच जाएगा आपका नीचे वाला, यानी कि 6/4 आ जाएगा, 6/4 आ जाएगा। तो ये इस तरह जो है 4 बाहर चल जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर मैंने किया है। यहाँ पर देखिए 6/4 नीचे आएगा और ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका फाइनल जो आंसर बचेगा x + 6/4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
ये जो क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग से लिया गया और ये यूनिट 4 का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है आप काफ़ी समझने वाला है, क्योंकि देखिए विच नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। ये जो सीरीज है, ये जो श्रेणी दिया गया है, इसमें बताने है कि क्वेश्चन मार्क जो है इसके जगह पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर फिर सीरीज में 6 है, फिर 15 है, फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दे दिया है, फिर 45, 66, 91 इस तरह करके दिया गया है। लेकिन आप ध्यान से इसमें देखेंगे, इसके डिफरेंस को देखेंगे। जहाँ देखिए 1 में जो है 5 जोड़ देंगे तो ये 6 आ जाएगा, फिर 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। इस तरह यहाँ पर डिफरेंस किया गया है। इस तरह आप इसको पैटर्न को समझ जाएंगे तो इसका जो खाली जगह यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर आ जाएगा 28 ये आपका मिसिंग नंबर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 28। अगर इस तरह आप नहीं समझ पाते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 6 में अगर 1 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, फिर जो 15 में 6 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 15 में 6 करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इसको हम फिलहाल के लिए हम लोग जो है x मान लेते हैं। x मान लिए और x में क्या घटाएंगे, 15 घटाएंगे। तो यहाँ पर x में 15 घटाएंगे, देखिए इनका डिफरेंस कितना है, 4 है, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। तो इस तरह भी इसको कर सकते हैं, यानी कि x माइनस 15 बराबर 13 और क्या है और 45। तो 45 में x घटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 45 में x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 13 4 17 आना चाहिए। और फिर जो है 66 में हम लोग माइनस करेंगे 45 को, यहाँ पर कितना आएगा, 21 आएगा। तो इसी तरह आप देखेंगे तो सब में जो डिफरेंस है 4 4 प्लस y, यानी कि 4 4 प्लस y। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर x माइनस 15 बराबर 13 को सॉल्व कर ले हम लोग अलग से, यानी कि x माइनस 15 बराबर 13। तो x का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा, 15 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 15 प्लस में आ जाएगा, यानी कि 28 आ जाएगा, यानी कि 28 आ जाएगा। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपका रेशियो वाला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं इसमें, इसलिए मैंने इसको इस मेथड से किया है। बहुत से स्टूडेंट करते क्या है, जैसे कि ए रेशियो बी रख लेते हैं और बी रेशियो सी कर लेते हैं और बी को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इसमें बी कैंसिल नहीं होगा। आपको ध्यान देना है बी कैंसिल तभी होता है जबकि बी दोनों को आप बराबर करेंगे रेशियो वाले पोर्शन को। जैसे कि इसमें अगर देखा जाए तो ए और बी कितना है, 2:3 है, और बी और सी कितना है, 5:7 है। तो 3 और 5 कटेगा ही नहीं आपस में, इसको बराबर करना पड़ेगा तभी ये कटेगा। इसलिए मैंने ये वाला मेथड लगाया, और ये मेथड जो है सभी जगह अप्लाई होगा। तो आपको ध्यान से रखना है जब से आपसे ए अनुपात सी पूछा जाए। तो ए अनुपात बी दिया है 2:3, बी अनुपात सी दिया है 5:7, और देन फाइंड करना है ए अनुपात सी, यानी कि ए रेशियो सी आपको निकालना है। तो आप देखिए ए अनुपात बी इस तरह दिया गया, तो ए अनुपात बी को हम ए बाय बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह इसको लिखेंगे 2/3, और बी अनुपात सी है तो इसको लिखेंगे बी बाय सी के रूप में, यानी कि 5/7 में। अब देखिए हमें निकालना क्या है, ए अनुपात सी निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये फॉर्मूला होगा, आपको ध्यान रखना है। ए अनुपात सी का हो जाएगा ए बट्टा बी गुना बी बट्टा सी, ठीक है। अब जो ऊपर मैंने वैल्यू रखा था 2/3 यहाँ पर रख देना है, और ये जो वैल्यू है 5/7। इस तरह आप किसी तरह भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड देगा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं इस मेथड से यूज करके। तो इस मेथड से आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए कटेगा ही नहीं यहाँ पर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर ऊपर, 2 गुना 5 10 और नीचे नीचे, यानी कि 3 7 21। तो इस तरह जो है ए अनुपात सी आ जाएगा, ए रेशियो सी आपका आ जाएगा 10:21, यानी कि 10:21। इस तरह आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। यानी कि एक स्क्वायर है उसके डायगोनल का लेंथ पूछ रहा है। अब समझिए स्क्वायर होता है क्या, एक वर्ग होता है। वर्ग कैसे होता है मैं आपको फिगर से समझाऊं, यहाँ पर फिगर भी बताया मैंने, लेकिन आप समझिए स्क्वायर जो होता है चारों साइड इसका इक्वल होता है, यानी कि अगर ये ए साइड है तो ये भी ए साइड होगा, ये भी ए साइड होगा, ये भी ए साइड होगा, यानी कि सभी साइड इसमें इक्वल होते हैं। और आपसे जो पूछा गया डायगोनल, यानी कि हिंदी में कहते हैं डायगोनल को विकर्ण, तो ये चीज़ पूछा गया, तो इसका लेंथ क्या है। तो इसका लेंथ क्या है वही चीज़ मैंने यहाँ पर फिगर में बताया है। साइड कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर जो होता है ए इंटू रूट 2, यानी कि ए इंटू रूट 2, आप इसको याद रख सकते हैं डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और जो साइड दिया गया आप ए की जगह रख देंगे, वही आपका जो है डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर फिर में ए बराबर कितना दिया है, यानी कि साइड कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा ए इंटू रूट 2, और ए की जगह 10, ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया था इसलिए सेंटीमीटर, ये आपका डायगोनल ऑफ लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। और फिगर से समझना चाहे तो इसका जो लेंथ हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है तो 10 इंटू रूट 2 ये सेंटीमीटर, ये आपका लेंथ हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अगर इसमें अगर सब्जेक्टिव होता तो और कॉन्सेप्ट तरह से मैं बताता, लेकिन आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होना है, तो इसलिए अगर मैं समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट से आपको समझा सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ।
जैसे ये स्क्वायर है, ठीक है, तो सब साइड आपका 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 है, और ये डायगोनल है, तो इसको हम लोग जो है पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय में याद कीजिएगा, जब आप पढ़ते थे लंब आधार कर्ण स्क्वायर, तो इस तरह इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से भी, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, लेकिन आप फॉर्मूला आराम से याद कीजिएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए इंटू रूट, तो आप याद रखिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बता रखा था, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो जीरो होता है। तो ये आपको याद रखना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज जीरो। और मैंने एग्जांपल भी दिया था कि एक थैले में अगर आपने हरा गेंद रखा है, तो अगर आप उससे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा, तो उसमें लाल गेंद रहेगा तभी तो निकलेगा। तो उसमें लाल गेंद यही चीज़ होता है, यानी कि पर्टिकुलर, जैसे कि आप पासा जानते हैं कि लूडो जो खेलते थे, तो लूडो बचपन में खेलते होंगे आप लोग, तो पासा फेंकेंगे तो उसमें 7 कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें 6 तक ही नंबर रहता है, 7 नहीं आएगा। तो ये कैसा है, इम्पॉसिबल इवेंट है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आप पासा फेंकेंगे तो उसमें 7 कभी आएगा ही नहीं। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, और हमेशा याद रखना है, वैल्यू याद रखना है, क्योंकि मैंने ऊपर एक एग्जांपल दिया था। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पॉसिबल इवेंट, और यहाँ पर खाली जगह दे देगा और आपको ऑप्शन में दे देगा 0, 1, 3, 5, इस तरह करके दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले जो होते थे एग्जाम जो सब्जेक्टिव होता था उसमें 5 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन होते थे। एक क्वेश्चन आता था आपका अर्थमेटिक मीन का, एक ज्योमेट्रिक मीन, और एक आता है हार्मोनिक मीन। यानी कि ये 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 5 नंबर में 2 बार रिपीट होकर, यानी कि हर सेमेस्टर में पूछा गया है। यानी कि अगर आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम होता तो ये क्वेश्चन आपका गारंटी था कि आता ही आता 5 नंबर वाले मार्क्स में, ठीक है। समझिए ज्योमेट्रिक मीन को। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स ए एंड बी इज, यानी कि 2 अगर नंबर आपके पास है उसका ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो इस तरह निकलेगा। यानी कि ज्योमेट्रिक मीन जो होगा √a/b, ठीक है, a/b, इस तरह आप निकाल सकते हैं 2 नंबर के। यहाँ पर देखिए 4 और 16 दिया गया, तो 2 ही नंबर है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, 4 × 16 कर देंगे 64, यानी कि √64, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग वर्गमूल 64, और 64 का वर्गमूल जो होता है 8 होता है। तो इस तरह आप इसका निकाल सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब देखिए इन जनरल बात आ गया कि अगर आपके पास 3 नंबर दे दे, 4 नंबर दे दे, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखा है, ज्योमेट्रिक मीन है, और यहाँ पर देखिए रूट पे पावर, यहाँ पर देखिए n है, यानी कि nth रूट है ये, और देखिए इस पे कितना है, n है यहाँ पर। अब मान चलिए यहाँ पर 4 नंबर दे दे, x1, x2, x3, इस तरह करके xn तक क्या है। जैसे कि आपके पास 3 नंबर का एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर लेना चाहूँ, जैसे कि आपको दे दे, एक बताता हूँ, जैसे कि दे दे 6 दे दे, 7 दे दे और 8 दे दे, और आपसे पूछा जाए कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे। तो ज्योमेट्रिक मीन लिख देंगे। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी करना है तो आप इससे अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कितना नंबर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो यहाँ पर देंगे 3, और यहाँ पर तीनों को गुना कर देंगे, तो इसको बाकी सॉल्व करेंगे, तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, यानी कि 3 नंबर वाले कम ही चांस है, लेकिन अगर आपको सीखा रहेगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। जैसे कि 4 नंबर दे दे, जैसे कि 2 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे और 5 दे दिया, तो आपसे कितना नंबर है, 4 नंबर हो गया आपके पास, कितना, 4 नंबर। तो आपसे पूछ दिया ज्योमेट्रिक मीन निकाले, तो ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे GM बराबर जगह कितना, देखिए अंडर रूट देंगे, और जो है सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2, 4, 6 गुना 5। अब देखिए कितना टोटल है, 1, 2, 3, 4, तो यही चीज़ यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। जैसे 5 रहता तो यहाँ 5 लिख देते। यही चीज़ इस फॉर्मूला का मतलब है, और आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कॉपी में अगर आप नोट करेंगे, यानी कि इसका नोट्स तो मैं टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ पहले ही, तो आप वहाँ से इसको नोट करेंगे कॉपी में, तो 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे से ये सभी क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद और कुछ क्वेश्चन करेंगे 1 मार्क्स वाले, जो कि पूछे गए थे पहले एग्जाम में, यानी कि 22-26 सेशन और 23-27 वाले सेशन में। यहाँ पर देखिए 16 तर्क पूछा, यानी कि 16वां पद पूछा है एपी का, यानी कि समांतर श्रेणी का, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में होता है, शॉर्ट में एपी बोलते हैं। और ये एपी दिया गया है 5, 8, 11, 14, 17, इस तरह से ये गया। और जो आपसे पूछा गया है, कितना पूछा गया है, 16th टर्म पूछा गया, यानी कि A16 पूछा गया। तो आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एपी क्या है हमारा, एपी ये दिया गया है, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए ए होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद क्या है, तो पहला पद 5 है, तो वही चीज़ मैंने लिखा, ए बराबर 5। और डी जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सार्वंतर, यानी कि इसको डिफरेंस समझ सकते हैं, इसको सार्वंतर कहते थे हम लोग हिंदी में। जब आप क्लास 10 पढ़ते होंगे तो आप लोग को याद होगा, ये वाले सवाल आप लोग बहुत बनाते होंगे। तो डी बराबर जो होता है A2 - A1, और यहाँ पर देखिए दूसरा पद है 8 और पहला पद है 5, तो 8 में
5 माइनस करके 3, तो ये आपका हो जाएगा डी जो निकलेगा 3 निकलेगा। तो और आपको फॉर्मूला पता होगा ए एन का, यानी कि ए एन का फॉर्मूला ये वाला होता था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी। तो ये फॉर्मूला होता था, तो बस सभी चीज़ें को यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे 16 टर्म पूछा था तो एन की जगह 16 रखेंगे, ए की जगह पहला पद, एन की जगह 16 माइनस 1 यहाँ पर है तो डी की जगह 3, बस आपको इसको सॉल्व कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 5 को लिख दिया मैंने, 16 में 1 गया तो 15 बचेगा और 15 गुना 3, 15 गुना 3 करेंगे 45 और 5 में 45 जोड़ेंगे तो 50। तो आपका 16 पद कितना हो जाएगा, यानी कि 16 टर्म क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ए 16 है तो आप ऐसे ट्राई करना चाहते हैं तो ए 15 भी आप लोग निकाल के देख लीजिए, ए 25 भी निकाल के देख लीजिए, ए 27 भी निकाल के देख लीजिए, ताकि आपका जो प्रैक्टिस और बढ़िया से हो सके। तो इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे। और बात रही इस पीडीएफ की, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग को वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, इंग्लिश हिंदी उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो पेपर है तीनों स्टूडेंट देंगे, यानी कि आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट देंगे, साइंस वाले भी, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट देंगे। तो इसलिए पेपर उस तरह लैंग्वेज में उतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग की इच्छा हिंदी में भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा आप इंग्लिश में अच्छे ढंग से करें, ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत देखने को ना मिले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।